हाय एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में हेलमिंथिक डिजीज़ के ऊपर छोड़ा था अपना टॉपिक, तो हम वही से आज कंटिन्यू करते हैं। तो हेलमिंथिक डिजीज़ में हम एलिफेंटियासिस पे थे, हमें इमेज देखनी थी। तो दिस इज़ व्हाट एलिफेंटियासिस लुक्स लाइक। तो द टिश्यू जो है वो स्वेल अप हो जाता है एंड दिस इज़ ड्यू टू विशरेरिया बैनक्रॉफ्टी, जिसका कैरियर फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। तो ये कंडीशन अराइज क्यों होती है? सपोज ये आपकी एक ब्लड वेसल है एंड ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है एंड इसने इसके अंदर वुशरेरिया रिलीज कर दिया। तो दिस वुड गो फ्रॉम अ लार्वे इनटू एन एडल्ट एंड इसकी वजह से इस लिम्फ वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाएगी विच विल लीड टू स्वेलिंग ऑफ द टिश्यूज। तो हेंस ये कंडीशन अराइज हो जाती है। उसके बाद हमें देखना है एक कैंसर के ऊपर देखना है और एक इम्यूनिटी के ऊपर देखना है। तो बेसिकली इम्यूनिटी आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे आपकी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट वेरियस माइक्रोब्स ऑर्गेनिजम्स जो ये डिजीजेस कॉज करते हैं। तो ये भी टू टाइप्स की हो सकती है। इट कैन ईदर बी इनेट और एक्वायर्ड। तो इनेट का मतलब जिसके साथ आप बॉर्न होते हो। सपोज लेट्स से कि एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में या फिर आप अपना भी देखो कि जब एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसको पता होता है कि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो इतने मतलब माइन्यूट सी डिजीज कॉज करते हैं कि वो हमारी बॉडी खुद ही सहन कर जाती है, वो हमें उसके लिए खिलाफ कुछ करना नहीं पड़ता। दैट इज समथिंग वी आर बॉर्न विद, दैट इज अस अपनी इनबॉर्न एबिलिटी टू सप्रेस दैट थिंग। जैसे कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं और कुछ लोगों को, सपोज मैं कहती हूँ पर्सन ए एंड पर्सन बी है। अगर ए है एंड बी है, अगर ए को सपोज गुआवा से एलर्जी है तो एंड बी को नहीं है, तो ये बी की इनेट इम्यूनिटी है जो उसको किसी ने दी नहीं है, उसने ये अक्वायर नहीं किया है, ये उसके पास अपने आप बाय बर्थ ही एबिलिटी है कि उसको गुआवा से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बट स्टिल आप इसे समझ सकते हो कि इनेट इज समथिंग दैट यू आर बोर्न विद, समथिंग जो जिसकी आपको प्रैक्टिस नहीं देनी पड़ती, आप समझो। अक्वायर्ड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ईदर एक्टिव और पैसिव। अभी सपोज दो बच्चे हैं ए एंड बी एंड मैंने दोनों का एंड रिजल्ट, दोनों का कंक्लूजन एक चॉकलेट लेना है। सपोज मैं ए को बोलूँ कि पहले तू नदी क्रॉस कर, फिर तू पहाड़ क्रॉस कर, उसके बाद जो शॉप आएगी तो वहाँ से चॉकलेट लेके फिर घर वापस आना। लेकिन एक दूसरा बच्चा बी है जिसको मैं डायरेक्टली एक चॉकलेट दे दूँ। तो यही डिफरेंस है, जिस बच्चे ने इतनी ज़्यादा मेहनत की, पहले उसने सीखा अपना रास्ता कि कहाँ तक उसको मेहनत करके जाना है टू गेट द चॉकलेट, दैट इज़ योर एक्टिव इम्यूनिटी। आप एक बार सीखते हो अपनी गलतियों से एंड देन यू गेट द एक्चुअल इम्यूनिटी उसके लिए। एंड बी को हमने डायरेक्टली कुछ दे दिया। तो जैसे किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया तो उसको हम सीधा का सीधा एंटी वेनम प्रेपरेशन देंगे, दैट इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी समथिंग जैसे चिकन पॉक्स होता है, तो चिकन पॉक्स का सपोज आप समझ लो ग्राफ है। तो अगर आपको पहली बार हुआ तो दैट इज योर रेड वाला ग्राफ, ओके। तो आपको पहली बार हुआ, आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिखाया, ठीक है, एंड फिर वो उसकी आपकी बॉडी ने समझ लिया ये यहाँ तक है, ठीक है। आपकी बॉडी ने ये जो एम वाला है ये मेमोरी एंटीबॉडी होता है। तो इसने देखा कि ये मेरे ऊपर एक अटैक हुआ है एंड योर बॉडी रिएक्टेड उसको, ठीक है। आप बीमार रहे एक हफ्ता एंड फिर वो जो रिएक्शन है वो डाई आउट कर गया। और फिर उसके बाद जब सेकेंड टाइम हुआ तो आपकी बॉडी ने रिमेंबर किया कि पिछली बार मेरे को हुआ था, तो इसकी वजह से वो इस बार इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाएगा कि वो डिजीज़ आप खुद फाइट ऑफ कर पाओगे। तो एक्टिव इज समथिंग कि आपका जैसे आपको एक बार एक डिजीज हुई एंड आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स पर शॉक कि भाई ये क्या हो गया, बट तब तक इट वाज टू लेट कुछ रियलाइज करने के लिए, आपकी सारी सेल्स पे इफेक्ट हो गया। बट जो आपकी बॉडी के एक्टिव सेल्स है, मतलब जो इम्यून वाले सेल्स है, इम्यूनिटी सेल्स है, वो याद रखेंगे कि हमारे साथ ये हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई सिमिलर डिजीज पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा वो ऑलरेडी एक एंट्री लगा के रखेंगे। सपोज जैसे इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम यही हुआ था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले तो बनी, सेटअप हुई, हमने सब इजीली होने दिया। आज के टाइम में अगर हमें पता है
है कि कॉलोनियलिज्म जैसी एक चीज़ होती है। अगर आज के टाइम कोई ब्रिटिशर्स का ग्रुप दोबारा इंडिया आके सेटअप करना चाहे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हम स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट रहेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे कि हमें दोबारा वो चीज़ होने नहीं देनी है। सिमिलर केस आपका एक्टिव इम्यूनिटी के साथ होता है कि एक बार हो गया तो दूसरी बार बहुत ही कम इफेक्ट होगा या फिर बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी ने रिकॉग्नाइज कर लिया उसको एंड वो उसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं स्पेसिफिसिटी, जैसे अगर आपको एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो आपको दोबारा नहीं होगा। डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस के लिए अवेलेबल है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में आपकी बॉडी अपने खुद के सेल्स को ही हार्म करने लग जाती है। दैट इज व्हेन इट लूजेस इट्स कंप्लीट रियलाइजेशन कि ये तो मेरी बॉडी के ही सेल है, इसको अटैक नहीं करना है। तो ये केस इंपॉर्टेंट है। मेमोरी, उसको याद रखना है कि दिस इज द टाइप ऑफ पैथोजन आई हैव इनकाउंटर्ड बिफोर एंड इसको ऐसे डील करना है, and it is acquired during your lifetime. Cells of acquired immunity are of two types, T lymphocytes and B lymphocytes. इनकी डिटेल्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद there is this diagram of an antibody. तो इसमें क्या होता है, two heavy chains, ये बड़ी वाली पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, and two light chains which are joined together by disulfide linkages. तो इसमें वही है कि एंटीबॉडी इज बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये, एंड इसमें याद करने वाला आगे ये है कि इट इज ऑफ 5 टाइप्स। एंटीबॉडी जी, ए, एम, इम्यूनोग्लोबुलिन इसका फुल फॉर्म है आईजी का, तो जी, ए, एम, डी एंड ई। तो जी जो है, these are most abundant and the smallest and the ones that can pass through the placenta. IgA exists as a dimer and also present in colostrum, tears, saliva, mucous membrane of gastrointestinal tract या urinogenital tract etc. तो colostrum अगर आपको नहीं पता तो इट इज़ बेसिकली जब कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो द फर्स्ट सेट ऑफ मिल्क दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मदर, लैक्टेटिंग मदर, दैट इज येलो इन कलर एंड इट हैज़ बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। एंड उसमें IgA भी होता है। IgM इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी एंड इट एग्जिस्ट एज अ पेंटामर, एंड ये इन्फेक्शन के टाइम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जैसे हमने पीछे ग्राफ देखा था। एंड उसके बाद ये ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी के लिए रीज़न है कि दिस इज़ द रीज़न कि बी वाला अपना ब्लड ग्रुप ए को नहीं दे सकता, ए वाला बी को नहीं दे सकता। और IgD इज एसोसिएटेड विद द बी लिम्फोसाइट्स एंड ई इज बेसिकली एक्टिवेटेड जब आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है। एक चीज़ इसमें करने वाली है इननेट इम्यूनिटी में टाइप ऑफ बैरियर्स। तो द फिजिकल बैरियर कैन बी स्किन, फिजियोलॉजिकल बैरियर कैन बी HCl in your stomach and saliva में भी थोड़े केमिकल्स होते हैं। सेलुलर बैरियर जैसे WBC मैक्रोफाज एंड साइटोकाइन बैरियर विच इज इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन आर बेसिकली वायरस अफेक्टेड सेल्स। उसके बाद कैंसर, ये लिम्फोइड ऑर्गन ज़्यादा प्लेसेस जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स इफेक्टिव होता है, ये उसकी लोकेशन डिफरेंट लोकेशंस होती हैं। दिस इज एड्स का चार्ट। तो एड्स में क्या होता है कि इट इज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और ईदर थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये देखो यहाँ पे एक ना सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है एंड इसके साथ इसके पास एंजाइम है विच इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये अगर ये वायरल डिजीज है, ठीक है, तो अगर ये किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो गई तो वायरल RNA क्या करेगा, इसके पास जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ना, ये इसको DNA बना लेगा। एंड क्योंकि हमारा जेनेटिक मैकेनिज्म सारा DNA के ऊपर बेस्ड है, तो ये DNA एंटर एक बार हो गया और ये अगर हमारे जीनोम में आ गया तो ये हमारी बॉडी के अंदर ही ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा एंड वहाँ पे DNA तो हो ही रहा है रेप्लिकेट कंटिन्यूसली, तो ये वहाँ पे जाके अपना DNA भी रेप्लिकेट करवा लेगा एंड ये DNA जो है वो डिफरेंट सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड ये वायरस फिर और अदर सेल्स को जाके इफेक्ट करेगा। तो ग्रेजुअली हमारी बॉडी के इतने सारे सेल्स को अफेक्ट कर देता है इसका ये वाला DNA या RNA आप कैसे, तो ये DNA बन गया एंड फिर ये खुद ट्रांसक्रिप्शन करके RNA बना लेगा। तो
बेसिकली आरएनए, फिर डीएनए, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड वापस आरएनए, एंड फिर दिस विल गो, ये साइकिल बहुत ज़्यादा कंटिन्यू होगा एंड ये बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स को इफेक्ट करता है। तो ये इतने सेल्स को ख़राब कर देगा हमारी बॉडी में एंड तक कि ग्रेजुअली इवेंचुअली हमारी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी भी नहीं बचेगी कि हम बेसिक जो सिंपल इन्फेक्शंस होती है उसको भी हमारी बॉडी फाइट अगेंस्ट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए एड्स का जो पता ही नहीं चलता एकदम से, it takes like about roughly from it can take 5 to 6 years पता लगने में कि आपको एड्स है, but it can be easily detected early by ELISA test। ये था एड्स में समझने वाला। फिर हम आते हैं कैंसर पे। तो कैंसर आपको पता ही होगा, रिपीटेडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इतना ज़्यादा डिवाइड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं दैट दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि ये एक सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है एंड यहाँ पे एक सेल है, तो ये डिवाइड करेगा जब तक ये इन दोनों के कॉन्टैक्ट में नहीं आ जाता है पूरा क्लम्प। जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएगा इसकी डिवीजन रुक जाएगी कि अब मेरे लिए जगह नहीं है, मुझे और डिवाइड नहीं करना। बट कैंसर में ये वाली एबिलिटी ही लॉस्ट हो जाती है, ये डिवाइड करता रहता है तब तक इट फॉर्म्स अ ट्यूमर ऑफ सेल्स। अब ये ट्यूमर इधर एक जगह पे रुक सकता है विच इज़ नोन एज मैलिग्नेंट, या फिर मतलब पूरी बॉडी में फैल सकता है, दैट इज मेटास्टैसिस, मतलब पूरी बॉडी में फैल जाना इज मेटास्टैसिस। तो अगर ये रुक गया तो ये सर्जिकली रिमूव करा जा सकता है, एंड अगर ये फैल गया तो फिर इसको मतलब कीमोथेरेपी के थ्रू करना पड़ेगा, एंड दैट इज उसको ही कहते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैंसर। अगर वो बहुत ज़्यादा फैल चुका हो तो दैट इज लाइक टर्मिनल स्टेज एंड एवरीथिंग। तो दिस वॉज अबाउट कैंसर, एड्स एंड इम्यूनिटी। तो ये डिजीज़ेस के ऊपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप इससे आपका टॉपिक क्लियर हो गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, आज हम एक एसएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे विच इज़ हेल्थ एंड डिजीज़। तो इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे, उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड अगर टाइम अलाउ करे तो इम्यूनिटी के बारे में भी बेसिक समझेंगे। तो डिजीज़ेज आर बेसिकली टू टाइप्स की, मतलब ये पूरा फ्लो चार्ट आपको हेल्प करेगा समझने में। एक तो कॉन्जेनाइटल मतलब प्रेजेंट सिंस बर्थ, और दूसरा जो आपने अपनी लाइफ टाइम में इधर उधर से अक्वायर की हो। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस अक्वायर्ड वाली जो आपने की है ये तो जैसे जेनेटिक हो जाएंगी ना, जो प्रेजेंट सिंस बर्थ है ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ हो सकती है, जैसे क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है या जीन डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वो अलग ही टॉपिक बनता है इसके ऊपर, बट बेसिकली ये जो जनरल नॉलेज के अंदर आता है वो ये आएगा। तो अक्वायर्ड डिजीजेस कैन ईदर बी कम्युनिकेबल मतलब कैन स्प्रेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर, या फिर नॉन कम्युनिकेबल जो नहीं स्प्रेड होती। नॉन कम्युनिकेबल के अंदर बहुत सारे टाइप्स आ जाती है, जैसे डीजेनरेटिव डिजीजेस इज बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जब आपकी बॉडी के सेल्स आपकी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करने लग जाते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज जैसे कोई विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से। एलर्जीज तो लाइक कुछ टेम्पररी टाइप होती हैं, लाइक आपके एनवायरनमेंट में सडन चेंज से आपकी बॉडी उनकी तरफ रिएक्ट करती है एंड इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, तो आपकी बॉडी बहुत एक्टिव हो जाती है एंड इट प्रोड्यूसेस सर्टेन इफेक्ट्स। कैंसर इज ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, बहुत ज़्यादा वो तेज़ी से डिवाइड करने लग जाते हैं। Other diseases can be caused due to various physical agents or any other reason. तो पहले हम बेसिक मेनली कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में बात करें तो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस, प्रोटोजोआ की वजह से कॉज, या हेलमिंथिक की वजह से कॉज। हेलमिंथ मतलब राउंड वर्म्स की वजह से। तो कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेज में हमारे पास आ जाता है टाइफॉइड विच इज़ कॉज ड्यू टू सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो आई एम सॉरी, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है ये। और सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इज द बायोटेक में जो फर्स्ट टाइम प्लाज्मिड बना था, दैट वाज सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एंड दिस इज सैल्मोनेला टाइफी या फिर सैल्मोनेला पैराटाइफी। तो दिस डिजीज इज़ मेनली ड्यू टू फीको ओरल ट्रांसमिशन, मतलब कंटेमिनेटेड फूड या वाटर अगर आपने कंज्यूम किया हो तो उसकी वजह से हो सकता है। फीको का मतलब फीसिस, तो ट्रांसमिशन इज फीको ओरल। एंड इसमें एक मेरी मैलन का केस आता है। तो शी वॉज एन एसिम्टोमेटिक कैरियर ऑफ टाइफॉइड बैक्टीरिया, एंड वो ऐसा खाना बनाती थी जिसके थ्रू लाइक सालों तक
टाइफॉइड बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, इसलिए उसको टाइफॉइड मेरी के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट इज़ डायग्नोज्ड यूजिंग विडाल टेस्ट, जो एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। सपोज कि अगर ये एक एंटीबॉडी है, अगर इसका एक एंटीजन इससे मैच हो गया तो क्लम्पिंग ऑफ प्रोटीन लाइक एग्लूटिनेशन हो जाएगी एंड हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें टाइफॉइड है। तो इसमें समझने वाली बात है कि इट इज़ आइडेंटिफाइड यूजिंग विडाल टेस्ट। एंड दूसरा इसमें फीको ओरल ट्रांसमिशन होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? यू गेट सस्टेन्ड हाई फीवर रफली अबाउट 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, और इस सेवेयर केसेस में इट कैन लीड टू इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड इवन डेथ। सेकेंड नंबर पे आ जाता है हमारे पास निमोनिया, विच इज कॉज ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये टिपिकल बैक्टीरिया है, बट pneumonia can also be spread through some atypical organisms like virus, protozoa, fungus या mycoplasma, और इसकी ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट्स के थ्रू होती है। तो यूजुअली न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड में डिफरेंस पूछा जाता है। तो न्यूमोनिया अफेक्ट्स आपके लंग्स, आपके एल्वुलाई, वाइल कॉमन कोल्ड ओनली अफेक्ट्स आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब आपका नोज वाला पार्ट। न्यूमोनिया के सिंपल सिम्टम्स आर फीवर, चिल्स or cough, headache, and lips, fingernails may turn grey to bluish in severe cases. This is due to increased amount of carbon dioxide, which is also known as cyanosis. फिर उसके बाद हम आ जाते हैं डिप्थीरिया पे। तो इसका ट्रांसमिशन भी थ्रू ड्रॉपलेट्स होता है एंड इट डैमेजेस योर रेस्पिरेटरी वॉल्व्स, और इसकी वैक्सीन अवेलेबल है विच इज़ DPT, मतलब डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, इन तीनों की इकट्ठे एक वैक्सीन आती है। पर्टूसिस इज योर वूपिंग कफ, जो कॉज होता है ड्यू टू बॉर्डेटेला पर्टूसिस। तो इसमें ज़्यादा है नहीं, तो आई रिपीट इट अगेन। इट्स ट्रांसमिशन इज थ्रू ड्रॉपलेट्स एंड इट मेनली कॉजेज अ डैमेज इन इट्स रेस्पिरेटरी, आपकी रेस्पिरेटरी वॉल्स में। एंड इसकी कंबाइंड वैक्सीन इज DPT, विच इज़ फॉर थ्री डिजीजेज, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टेटनस। पर्टूसिस का अलग नाम है वूपिंग कफ एंड इट इज कॉज ड्यू टू बॉर्डेटेला पर्टूसिस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टेटनस पे। तो टेटनस को हम लॉक जॉ डिजीज़ भी कहते हैं। तो ये होता क्या है कि ये मसल्स के ऊपर बेस्ड एक उसके वजह से उसका ये नाम पड़ा है। तो इट इज़ कॉज ड्यू टू क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई एंड ये टॉक्सिन रिलीज करता है जो हमारे मसल्स में ना कुछ मैकेनिज्म होता है। जैसे दो मसल्स के बीच में ना, अगर ये दो मसल्स, एक सेकेंड, अगर ये दो मसल्स है तो उसके बीच में न्यूरोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से लाइक साइनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ पे होते हैं। तो बेसिकली अगर एक मसल से दूसरे मसल पे सिग्नल ट्रांसमिट होना है तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। तो ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई है ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो इसकी ना इन साइनेप्टिक वेसल्स की रैपिड एक्सोसाइटोसिस करवाता है, मतलब ये रैपिडली सिग्नल भेजने लगता है एंड इसी वजह से आपका मसल जो है वो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। तो इसकी वजह से रैपिड स्पैज्म ऑफ मसल्स हो जाता है। तो टेटनस आपने सुना ही होगा, जब आपको कहीं बहुत ज़ोर की चोट लगती है, बहुत ही ज़्यादा ओपन वूंड होता है, तो आपको डॉक्टर कहता है कि टेटनस का इंजेक्शन लगवा लीजिए। वो इसलिए होता है क्योंकि टेटनस एंटर्स थ्रू कट्स या वूंड्स एंड फिर उसके स्पोर्स जो है हमारी बॉडी में एंटर करके स्पोरुलेशन कर लेते हैं। स्पोरुलेशन इज़ बेसिकली ऐसा स्पोर टाइप बॉडीज़ बना लेते हैं ताकि वो बॉडी के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहे। एंड जब टाइम होता है इन स्पोर्स में से वो बैक्टीरिया रिलीज होता है एंड फिर वो बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करता है जो बहुत ज़्यादा रैपिड स्पैज्म कॉज करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लेग पे। तो प्लेग वाज बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। तो प्लेग कॉज क्यों होता है? यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से। यर्सीनिया पेस्टिस इज़ द एक्चुअल बैक्टीरिया जो ये कॉज करता है, और लेकिन यर्सीनिया पेस्टिस अपने आप से लाइक सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ये एक रैट फ्ली नामक एक लाइक आर्थ्रोपोड के ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है एंड रैट फ्ली भी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, वो एक रैट के ऊपर लगा होता है। तो सपोज ये रैट है, उसके ऊपर रैट फ्ली होगा एंड रैट फ्ली के ऊपर ये बैक्टीरियम होता है। तो बेसिकली प्लेग इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू प्लेग, मतलब उस टाइम था कि रैट की वजह से फैल रहा है, बट अगर आप इसकी वो देखो तो इट इज़ बेसिकली ड्यू टू दिस बैक्टीरिया जो इस इंसेक्ट के ऊपर होते हैं, ये इंसेक्ट रैट के ऊपर होता है। तो ये इतना लंबा साइकिल है। तो द रैट इन्फेक्ट्स द ह्यूमन
बाकी इसमें होता क्या है कि आपके लिम्फ नोड्स जो है वो स्वेलअप हो जाते हैं एंड आरबीसी डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाती है विच लीड्स टू बहुत ही ज़्यादा वीकनेस एंड अल्टीमेटली डेथ। इसके बाद हम कॉमन वायरल डिजीजेस पे आ जाते हैं। तो कॉमन कोल्ड इज कॉज ड्यू टू राइनोवायरस। अभी इस ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है सिमिलरली लाइक न्यूमोनिया एंड डिप्थीरिया। तो एक कंडीशन होती है राइनाइटिस which is basically your inflammation in your nasal passage और excessive mucus production। तो राइनाइटिस कॉज होता है कॉमन कोल्ड में, आपको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा नाक बहने लग जाता है, दैट इज ड्यू टू एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन एंड इन्फ्लेमेशन इन नेजल पैसेज। और इसमें कॉमन कोल्ड में हो जाता है आपको कफ भी इसके साथ आता है, हेडेक, टायर्डनेस, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट। तो ये यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 3 to 7 days। इसमें और न्यूमोनिया में फ़र्क ये है कि न्यूमोनिया आपका लंग्स को अफेक्ट करता है, बाकी ये सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। उसके बाद मम्प्स, मीजल्स एंड जर्मन मीजल्स आर कॉज्ड बाय पैरामाइक्सोवायरस, रुबियोला वायरस एंड रुबेला वायरस रिस्पेक्टिवली। तो मम्प्स क्या होता है, इट इज इन्फेक्शियस पैरोडाइटिस। इसमें मतलब इन्फ्लेमेशन इन पैरोटिड ग्लैंड हो जाती है। पैरोटिड ग्लैंड इज वन ऑफ योर सिलिवरी ग्लैंड्स। हमारे पास 3 pairs ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स है इन आवर माउथ एंड पैरोटिड ग्लैंड इज वन ऑफ द पेयर। मीजल्स में आपको हो जाते हैं रेड रैशेज ऑन द बॉडी, हाई फीवर एंड वाटरी आइज, ठीक है। फिर हम आते हैं पोलियोमाइलिटिस पे। दिस इज कॉज ड्यू टू एंटेरोवायरस और ये ट्रांसमिट हो रही है थ्रू फीको ओरल ट्रांसमिशन। हमने एक और फीको ओरल ट्रांसमिशन पढ़ी है विच इज टाइफॉइड। तो वायरस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के रूट गैंग्लियन के ऊपर अटैक करता है एंड फिर इसकी वजह से कोई मोटर इम्पल्स नहीं जनरेट होती है एंड इसलिए आपका मसल जो है वो डीजेनरेट कर जाता है। रेबीज इज कॉज ड्यू टू रेबीज वायरस और ये आपको पता ही है कि बाइटिंग ऑफ रेबिड डॉग की वजह से होता है। एंड नॉट ओनली डॉग, बाइटिंग ऑफ रेबिड डॉग, मंकी, जैकल या वुल्फ। एंड अगर जैकल या वुल्फ करे तो 100% फेटल हो जाता है। एंड इसमें एक वियर्ड सा सिम्टम होता है हाइड्रोफोबिया, मतलब फियर ऑफ वाटर। उसके बाद हमारे पास आती है एक हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इट इज मेनली आपका इन्फ्लेमेशन इन योर लिवर। तो ये बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो इट इज ऑफ 6 टाइप्स। तो इट हैज हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई एंड जी। तो ये तो मतलब बहुत ही लंबा है इसको याद करना। तो इसमें समझने वाला पार्ट ये है कि हेपेटाइटिस बी इज द वन विच इज कॉज ड्यू टू सेक्सुअल ट्रांसमिशन। बाकी सारे यूजुअली ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फीको ओरल की वजह से होते हैं। इनकी जेनेटिक्स में घुसने की वैसे इतनी ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी हेपेटाइटिस बी हैज़ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो अभी तक हमने बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेस और उनके सिम्टम्स और कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स देख लिया है। उसके बाद हम आते हैं कॉमन प्रोटोजोअन डिजीजेस पे। तो यहाँ पे पहला है मलेरिया, जिसके आप देखो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये सबका जीनस तो सेम ही है पर स्पीशीज अलग अलग है। तो प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम बायोवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। फैल्सीपैरम सबसे ज़्यादा डेंजरस टाइप ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका है एंड इट इज़ मेनली डोमिनेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे असम वाले एरियाज में ये ज़्यादा पाया जाता है एंड इट इज़ नियरली फेटल। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस काइंड ऑफ मलेरिया होता है। तो मलेरिया में समझने वाला यही है कि इसके सिम्टम्स होते हैं फीवर एंड चिल एंड इसके दो होस्ट्स होते हैं, एक ह्यूमन और एक मॉस्किटो। तो ये हम इन दोनों के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। वो डिटेल्स के अंदर जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसका कैरियर इज ऑल्सो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। तो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो एंड ह्यूमंस आर इसके 2 होस्ट एंड इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं बाय स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, क्योंकि इसका कैरियर एक मस्कीटो है। तो अगर मस्कीटोज नहीं होंगे तो यू विल बी सेफर फ्रॉम मलेरिया। तो स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और ऑयल स्पिल्स, या फिर एक लार्विसाइडल फिश होती है विच इज़ नोन एज गैम्बूसिया फिश। तो वो इस सबको इराडिकेट करने में हेल्प करती है। द सेकेंड वन इज अमीबियासिस विच इज कॉज ड्यू टू एंटामीबा हिस्टोलिका। तो इसमें क्या होता है कि आपको बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इट्स डायरिया बट अकम्पनीड विद ब्लड। एंड होता क्या है कि इसमें ना
जैसे कहते हैं ना कि पेट के कीड़े हो गए एंड एवरीथिंग, तो एंटामीबा हिस्टोलिका आपके हाउस फ्लाइज में पाया जा सकता है। हाउस फ्लाइज कैन कैरी दिस एंटामीबा हिस्टोलिका। तो ये भी ऐसा होगा जैसे कोई आप हाउस फ्लाई नॉर्मल, कोई हाउस फ्लाई भी नहीं, कोई भी फ्लाई देख रहे हो, वो किसी गंदी चीज़ पे बैठी होगी, ऑन सम फीकल मैटर वो बैठी होगी। तो अगर वो आई एंड वो आपके खाने के ऊपर आके बैठ गई एंड यू कंज्यूम दैट फूड, तो आपके स्टमक में जाएगा एंटामीबा हिस्टोलिका एंड वो ग्रो कर लेगा। फिर वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसल रीजन में होल्स कर देगा एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। एंड क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, तो इट विल लीड टू कॉन्स्टिपेशन, intestinal pain and cramps, और stools जो आपका पास होगा it would be with excessive mucus and blood clots. So this was amoebiasis and it is a type of a protozoan disease. फंगल डिजीजेस के 3 मेजर कॉजल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटन। तो ट्राइकोफाइटन अफेक्ट्स आपका स्किन, नेल्स एंड हेयर, माइक्रोस्पोरम अफेक्ट्स हेयर एंड स्किन, और एपिडर्मोफाइटन आपका इन्फेक्ट करता है नेल्स एंड स्किन। तो ये होता क्या है कि मॉइस्ट, वार्म, ह्यूमिड एरियाज में ये फंगस ऐसा ग्रो कर जाता है एंड फिर ये रैशेस क्रिएट करता है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन कॉज करता है एंड हाइजीनिक अगर आप ना रखो कंडीशंस को तो ये कंडीशन आपको हो सकती है। दीज आर फंगल डिजीजेस। उसके बाद आती है हेलमिंथिक डिजीजेस। तो उसमें है टीनियासिस, एस्कैरियासिस एंड एलिफेंटियासिस। टीनियासिस में 2 होस्ट होते हैं टीनिया के। तो टीनिया सोलियम के जो 2 होस्ट होते हैं वो होते हैं मैन एंड पिग, एंड इसका होता है मैन एंड कैटल, एंड ये भी थ्रू फीको ओरल ट्रांसमिशन ही होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आपका जो ये राउंड वर्म्स है ये आपके आते हैं, ये एक्चुअल पेट के कीड़े होते हैं क्योंकि लिटरल कीड़े हैं, क्योंकि ये राउंड वर्म्स है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं एंड इट डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, मतलब डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम ह्यूमंस एंड कैटल्स एंड पिग्स। उसके बाद हम आते हैं एस्कैरियासिस पे। ये एस्कैरिस जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ये अपना एग ले करेगा एंड वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू हम कंज्यूम करेंगे। फिर ये सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा एंड आपके इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, विच विल आपका वो खून भी डिराइव करेगा, आपका न्यूट्रिशन भी डिराइव करेगा। तो एज अ रिजल्ट आपको होगा अनीमिया, डायरिया, वॉमिटिंग एंड बहुत ही एक्सेसिव वेट लॉस। उसके बाद आता है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस इज ड्यू टू वशेरा बैनक्रॉफ्टी। तो इसका वेक्टर होता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्कीटो। तो इसमें ना स्वेलिंग ऑफ टिश्यूज हो जाता है। आई विल शो यू अ पिक्चर इसकी। हाय एवरीवन, आज हम एसएससी से एक और हाई वेटेज टॉपिक करेंगे विच इज़ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो दिस माइट बी अ 2-पार्टर वीडियो और इवन अ 3-पार्टर वीडियो, बट इस वाले वीडियो में हम सारे बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड classification and the need of classification, and we'll be discussing the 5 different kingdoms of classification. तो फिर हम देखते हैं कि इसके आगे हमें क्या करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन। और इंडिया में एरिया वाइज इंडिया बहुत छोटी कंट्री है अगर बाकी कंट्रीज के हिसाब से देखें, बट इंडिया इज़ वन ऑफ द लाइक 12 बायो मेगा डाइवर्सिटी रीजन्स, एंड इंडिया में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, एंड दीज आर अ फ्यू ऑफ दीज। बहुत ही ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी, मतलब बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, बर्ड्स, सब कुछ लाइक इतनी ज़्यादा वैरायटी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की इन अ स्पेसिफिक रीजन इज व्हाट वी कॉल बायोडाइवर्सिटी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? A branch of biology which deals with identification, nomenclature and classification of organism, and ये Carolus Linnaeus is the father of taxonomy. उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। इट इज़ द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स। तो सपोज हमने 4-5 कैटेगरीज बना दी कि इसमें इस टाइप के एनिमल्स आएंगे, इसमें इस टाइप का आएंगे, तो उसकी हमने टेक्सोनॉमी कर दी, सॉरी क्लासिफिकेशन कर दी। तो टेक्सोनॉमी के जैसे हमने ऊपर स्टेप्स देखे, तो पहले हम जैसे सपोज एक स्पेसिमेन लेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको फिर हमने आइडेंटिफाई करके एक ग्रुप में क्लासिफाई किया, फिर हमने उसका नॉमेनक्लेचर किया। अभी नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे इट हैज़ लाइक जेनर एंड स्पेसिफिक एपिथेट, कि
जेनरा का कैपिटल लेटर से नाम स्टार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक स्पीशीज का स्मॉल से, एंड दोनों शुड बी रिटन डिफरेंटली एंड इटैलिसाइज्ड एंड अंडरलाइंड। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन के बारे में। तो इसमें हम जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, हमें रियलाइज होगा कि क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन इंटरलिंक्ड है, कि जो जो डिस्कवर जैसे जैसे हमने जिसकी क्लासेस बनाई है वो एवोल्यूशन के बेसिस पे है। सपोज अगर कोई अपना पैंट्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करता है, ठीक है, तो वो उसको लाइक बिल्कुल एक्सपीरियंस तो वो नहीं है, तो वो धीरे धीरे ही स्टार्ट होगा। तो जैसे उसकी पहले वो पैंट बनाएगा सिंपल, लाइक विदाउट एनी पॉकेट्स, विदाउट एनीथिंग, ठीक है, वो देखेगा, ठीक है, वो होगा उसका सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव स्पेसिमेन। उसके बाद उसको थोड़े रिव्यूज़ आएंगे कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो वो अपने आप से ही उसमें, जैसे सपोज पहले किसी ने उसको कहा कि ये क्लोथ ब्रीदेबल नहीं है, तो वो फैब्रिक चेंज करेगा, उसका मटेरियल चेंज करेगा टू मेक द पैंट बेटर इन अ वे, ठीक है। तो वो उसका हल्का सा एवोल्यूशन हो गया, उसमें थोड़ी सी थोड़ा एवोल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद उसने उसका पैंट का मटेरियल चेंज किया, तो लोगों ने कहा कि इसका जो एंड है, लाइक द एंड ऑफ दिस नीड्स टू बी ज़्यादा वाइडर, ये बहुत नैरो है। फिर उसने वो चेंज किया कि उसने नीचे से पैंट्स को वाइड बना दिया। फिर उसको किसी ने सजेस्ट किया कि इसमें पॉकेट्स नहीं है, आप इसमें पॉकेट्स ऐड करो, तो उसने पॉकेट ऐड की। फिर किसी ने कहा कि हमें जिप वाला सिस्टम अच्छा नहीं लगा, इसमें आप हुक्स लगाओ। कुछ भी हो सकता है ना। तो एंड में जो उसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो दैट वुड बी ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस चेंजेस, है ना, क्योंकि पहले एक सिंपल पैंट थी, फिर उसका फैब्रिक चेंज किया, फिर उसकी हमने एंड्स ज़्यादा वाइड कर दी, फिर हमने उसमें पॉकेट्स डाल दी। तो ये पूरा पूरा जैसे जैसे गया, ये पूरा इवॉल्व होता गया, एंड हमने उस सबको अलग अलग कैटेगरी बना दी। जो इवॉल्व नहीं कर पाए वो पीछे वाली कैटेगरी में रह गए। तो ये हम आगे समझेंगे कि कैसे होता है, बट उससे पहले इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो इट makes the study of wide variety of organisms easy and in a systematic manner. It helps to understand how different organisms have evolved with time, जैसे हमने अभी पैंट का एग्जाम्पल देखा। और ऑल्सो इट मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड ऑर्गेनिजम्स ईजी। तो मतलब अगर हमने ऑलरेडी एक टेबल बना लिया, सपोज कि ये पैंट का प्रोटोटाइप 1, ये प्रोटोटाइप 2, तो हमें एक ग्लांस में पता लग जाएगा कि इसमें ये कमी थी, इसमें ये कमी थी, इसलिए एवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कि सब ऐसे ना, जब हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो बीच में देयर लिंकिंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, कि ये इस ग्रुप और इस ग्रुप को लिंक करता है। तो इट इज़ रियली सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग कुछ भी। उसके बाद है, it forms a base for the study of other biological sciences like biogeography। जैसे फॉसिल्स आपको मिलेंगे, है ना, तो सपोज कि कुछ भी, जैसे अगर एक लैंड है एंड उसमें सबसे नीचे फॉसिल्स है, लाइक 4-5 लेयर्स में फॉसिल्स है, तो जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ज़्यादा पुराना ऑर्गेनिजम्स होगा, तभी वो सबसे नीचे पाया गया है। तो इसके थ्रू हम आइडेंटिफिकेशन करने के चक्कर में उस टाइम की ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के डिफरेंट क्राइटेरियाज हो सकते हैं, बट जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका मेन क्राइटेरिया ये है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल, बॉडी कंपोज ऑफ अ सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, इसमें इट्स नॉट मोर अबाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो सबके पास होना मैंडेटरी है क्योंकि दैट इज लिटरली द ब्रेन ऑफ द सेल, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो हुआ यूकैरियोटिक, एंड अगर नहीं है तो वो हुआ प्रोकैरियोटिक। ये हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद वो ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है, मतलब खुद का खाना बना रहा है कि नहीं बाहर से ले रहा है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सेलुलर लेवल, टिश्यू ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऐसा। अब उसके बाद हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये एक सेट हमने बना रखा है कि जैसे एक स्कूल है, ठीक है, उसके अंदर देयर आर वेरियस क्लासेस, फर्स्ट से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक। फिर फर्स्ट के अंदर भी अलग अलग सेक्शंस है, तो देयर इज A B C D E एंड E। फिर उसके अंदर भी अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हाउस सिस्टम्स आ जाते हैं, कि एक रेड हाउस होता है, एक येलो हाउस होता है, तो दैट इज वेरियस हायरार्कीज। तो हम देखते हैं कि कैरोलस ने क्या क्या हायरार्की बनाई थी। तो उसने ये बनाई थी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो किंगडम इज बेसिकली आपका स्कूल समझ लो, या आप वो समझ लो जैसे वो होता है ना सीनियर सेकेंडरी या फिर प्राइमरी, तो ये ब्लॉक हो गया आपका। ये क्लास लिटरल क्लास होगी कि
प्राइमरी में यू गो फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ, तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इसके अंदर आ जाएगी। ऑर्डर आप समझ सकते हो कि सेक्शंस हो सकते हैं, फैमिली हाउस हो सकती है, एंड उसके अंदर एक स्पेसिफिक बच्चा होगा जिसका एक फर्स्ट नेम होगा एंड एक लास्ट नेम होगा। तो ये एक हायरार्की की तरह चलता है और इसको याद करना इंपॉर्टेंट है कि किसके बाद कौन आया। तो इसका एक न्यूमोनिक है, किंग प्लेड चेस ऑन फाइन ग्रेन सैंड। तो इससे आप हमेशा याद रख सकते हो कि किसके बाद क्या आया। एंड स्पीशीज इज द सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफाइंग कुछ भी। स्पीशीज के बाद जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास। मतलब आप देखो ना कि अगर मैं बोलूँ, अगर मैं किसी से कहीं पे किसी पार्टी में मिलती हूँ एंड फिर वो मेरे को कहता है कि मैं इस ABC स्कूल का हूँ, तो अब ABC स्कूल में तो कितने सारे ब्लॉक्स है, कितनी सारी क्लासेस है, कितने सारे ऑर्डर्स है, मुझे क्या पता। अगर वो मुझे बोलेगा कि मैं सपोज मैंजीफेरा इंडिका इज साइंटिफिक नेम फॉर मैंगो, अगर मैं उसको मान लूँ कि वो मेरे को ये कह रहा है कि आई बिलोंग टू मैंजीफेरा इंडिका, तो आई नो कि वो मैंजीफेरा इंडिका है। फिर मैं मैंजीफेरा से उसकी फैमिली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, फिर मैं ऑर्डर तक जा सकती हूँ, फिर क्लास, फिर फाइनली किंगडम तक। तो दिस इज अ यूजफुल वे ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हायरार्की आपकी बेसिक वाली बन जाती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन सिस्टम ऐसे तो बहुत टाइप के होते थे, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, बट मेनली डिस्कशन दो के बारे में होता है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय लिनियस एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय R.H. Whittaker। तो 2 किंगडम में देयर वाज ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट 5 किंगडम में वी हैड किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो हम एक एक करके इन सारे किंगडम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे प्रिमिटिव और सबसे पहला आता है किंगडम मोनेरा। तो यह है प्रोकैरियोट्स, सारे प्रोकैरियोट्स है, मतलब इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मतलब इनका न्यूक्लियर बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनके पास सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मतलब मोनेरा में हम बेसिकली सारे बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं। तो दीज आर द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन, सबसे हर जगह पाए जा सकते हैं एंड ये मुश्किल से मुश्किल कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं ड्यू टू देयर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। They can be autotrophic or heterotrophic and all of them are unicellular, क्योंकि बैक्टीरिया जो मल्टीसेलुलर एग्जिस्ट नहीं करते, तो these are unicellular। तो अभी हमने बिल्कुल बेसिक से, देखो बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। ये प्रोकैरियोट है, मतलब इनका न्यूक्लियस भी अच्छा खासा डेवलप नहीं है और ये यूनिसेलुलर है, बस एक सिंगल सेल की तरह एग्जिस्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइक्रोप्लाज्मा। तो दिस इज बैक्टीरिया, इसका ये देखो ये जो निकले है इसको हम कहते हैं सीलिया, या ये फ्लैजिला है इसका, और ये इसका फिमली है टू अटैच टू डिफरेंट सर्फेसिस। एंड ये एनाबेना है, ये बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। तो इसमें ये वाला होता है हेटोसिस, यहाँ पे ये ऑटोट्रॉफिक फूड, मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ से इतना खाना ऑब्टेन करता है। दिस वॉज बेसिकली मोनेरा। इसमें मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बिल्कुल प्रिमिटिव है, ठीक है। बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल है और ऊपर से प्रोकैरियोटिक है, मतलब इसका न्यूक्लियस भी ऑर्गेनाइज नहीं है। उसके बाद सेकंड किंगडम आता है प्रोटिस्टा। अभी देखो ये यूकैरियोट्स बन गए, ठीक है ना, ये प्रोकैरियोट्स नहीं रहे, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, बट ये अभी भी यूनिसेलुलर ही है। फिर some organisms use cilia or flagella for locomotion. They can be autotrophic or heterotrophic. और इसके एग्जाम्पल्स है प्लांट्स लाइक यूनिसेलुलर एल्गे, डायटम्स, एनिमल्स लाइक प्रोटोजोआस, मतलब अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ये पैरामीशियम है, ये अमीबा है, इसका फॉल्स फीट होता है ये फूड कैप्चरिंग वगैरह के लिए। और ये पैरामीशियम, इसके पास 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस। एंड ये इसके इतने सारे सीलिया है फॉर मूवमेंट, एंड इसके पास है सूडोपोडिया फॉर मूवमेंट। तो हमने थोड़ा सा इवॉल्व किया कि हम प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बन गए, पर हम अभी भी यूनिसेलुलर है। इसके एग्जाम्पल्स याद करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं फंजाई पे। अभी ये यूकैरियोटिक है, मतलब न्यूक्लियस तो है, अभी हम एवोल्यूशन की डायरेक्ट लाइन में चल रहे हैं। इसके पास सेल वॉल भी है, और मतलब इसमें सबके पास सेल वॉल नहीं होती, इसमें एक केस होता है यूग्लिना का जिसके पास प्रोटीनेशियस सेल वॉल होती है, बट यहाँ पे एक सेल वॉल आ चुकी है, मतलब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आ चुकी है, विच इज मेड अप ऑफ काइटिन। दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मतलब ये हेटरोट्रॉफिक होता है। तो और ये इसमें से सिर्फ यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होता है, बट ये मल्टीसेलुलर फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने और एवोल्यूशन कर ली, तो कैन बी यूनिसेलुलर और फिलामेंटस, विच आर मोस्ट ऑफ द फंजाई। जैसे आप ब्रेड को अगर खुला छोड़ दोगे तो उसके आप ऊपर देखोगे ग्रीनिश ब्लैक सी ना, जिसको कहते हैं फंगस लग गई, तो वो किंगडम फंजाई के ही मेंबर्स होते हैं एंड वो फिलामेंटस फंजाई होते हैं।
भी सैप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब दे फीड ऑन डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। और ये कुछ लोग कुछ फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बना लेते हैं विद लाइकेंस, और कुछ तो पैरासाइट्स भी होते हैं। इसके एग्जांपल्स है मशरूम, अगारिकस, ग्रीन मोल्ड या एस्परजिलस। उसके बाद हमने और इवॉल्व किया, बिल्कुल ही मल्टी सेलुलर पे आ गए एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे आ गए। इनका प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी वजह से ये सारे ऑटोट्रॉफिक, मोस्टली सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड इनके पास सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। तो देखो यहाँ पे सेल वॉल कुड ईदर बी प्रेजेंट और बी एब्सेंट, यहाँ पे भी कुड ईदर बी प्रेजेंट और बी एब्सेंट। यहाँ पे कार्टिनस सेल वॉल आ गई एंड यहाँ पे सेल्यूलोजिक सेल वॉल आ गई। एंड यहाँ पे हम थे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यहाँ पे हम हो गए यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यहाँ पे हम हो गए यूकैरियोटिक मल्टी और यूनिसेलुलर, एंड यहाँ पे मल्टी सेलुलर। दीज आर, और हम आते किंगडम एनिमेलिया जो लास्ट किंगडम है, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर एंड हेटरोट्रॉफिक। तो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते एंड हमारे पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक था ऑफ डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स। बाकी इसके ऊपर और भी डिस्कशन हो सकती है, जैसे फंगस के बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं, प्लांट्स के बहुत होते हैं, एनिमल्स के बहुत होते हैं, वो हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, आज हम अपना डाइवर्सिटी का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे बाय पिकिंग अप किंगडम प्लांटे। इस वीडियो में हम सिर्फ प्लांट किंगडम की डिस्कशन करेंगे कि इसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे होती है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी काफ़ी पीवाईक्यूज देखे हैं बेस्ड ऑन ब्रायोफाइट्स, एल्गे। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या है इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से करेंगे क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। तो बेसिकली इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम। ये मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। क्रिप्टो का मतलब हिडन, गैमे का मतलब मैरिज। तो मतलब हिडन मैरिज, मतलब इनके सेक्स ऑर्गन्स जो है वो हिडन होते हैं। एंड दीज आर प्लांट्स विच आर विदाउट सीड्स। इसके अंदर 3 आ जाएंगे, थैलोफाइट मतलब एल्गे, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फिर उसके बाद आता है फेनेरोगैम। इसमें प्लांट्स में सीड्स होते हैं एंड इनका जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो हमें दिख रहे होते हैं। एंड दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो हम शुरू करेंगे थैलोफाइट्स मतलब एल्गे से। तो एल्गे आर द सिंपलेस्ट प्लांट्स, एवोल्यूशन में सबसे पीछे है, तो दीज आर द सिंपलेस्ट प्लांट्स। और उसके बाद विच पोजेस अनडिफरेंशिएटेड और थैलस लाइक फॉर्म्स, मतलब इनके रूट, स्टेम्स और लीव्स अलग अलग हमें नहीं विजिबल होते। और इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर यूजुअली सिंगल सेल्ड एंड आर कॉल्ड गमेटैंजिया। इट इंक्लूड्स ओनली एल्गे। कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि प्लांट बॉडी एक तो थैलस है, रूट सेलुलर, रूट हमें दिख नहीं रहा अलग से, रूट स्टेम लीफ, ठीक है। एंड अलग अलग टाइप्स हो सकती है, यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, पैरेन्काइमेटस हो सकता है। कॉलोनियल की एक एग्जांपल होती है वॉलवॉक्स, ये कॉलोनीज के फॉर्म में से बड़ी बड़ी कॉलोनीज बना के एग्जिस्ट करते हैं। एंड फिलामेंटस कैन बी स्पाइरोगायरा। Usually aquatic, but a few are also found in moist terrestrial habitats like tree trunks, wet rocks, moist soil, etc. और vascular tissues completely absent होते हैं। इसमें reproduction asexual हो सकती है, sexual हो सकती है, vegetative हो सकती है। Vegetative is by fragmentation. Fragmentation is nothing but कि suppose अगर ये एक स्पाइरोगायरा है, ये अगर 2 पार्ट्स में टूट जाएगा अपने आप को एंड ये 2 डॉट ऑफ स्पाइरोगायरा बना लेगा, तो दिस इज फ्रैगमेंटेशन। Asexual is by spore formation, which is due to zoospores, and sexual reproduction can be isogamous, anisogamous या oogamous. तो isogamous is जब 2 gametes are similar size के and similar function के, जैसे ये दोनों similar size के, ये दोनों fuse करेंगे and sexual reproduction हो जाएगी। Anisogamous is दोनों different होते हैं, like ये ऐसा है and सब फिर ये ऐसा हो जाएगा, तो ये anisogamous है। इसका एग्जाम्पल ये है। क्लैमाइडोमोनास एक्चुअली तीनों ही दिखाता है। एंड आइसोगैमस का एक मोर स्पेसिफिक एग्जांपल इज फ्यूकस। उसके बाद oogamous में क्या होता है कि द फीमेल इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल वाइल मेल इज स्मॉलर एंड मोटाइल, और इसका एग्जांपल है वोलवॉक्स। इनका लाइफ साइकिल कैन बी हेप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और डिप्लोहेप्लॉन्टिक। लेकिन इनका लाइफ साइकिल इज मेजरली हैप्लॉन्टिक, क्योंकि ये एवोल्यूशन के बिल्कुल पीछे एग्जिस्ट करते हैं। हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक समझने के लिए आप समझो कि हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड इज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला विच इज आर गमीट्स, एंड डिप्लॉइड इज द डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो नॉर्मल है।
तो क्योंकि ये पीछे पीछे है तो इसमें ना जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, जैसे ही जाइगोट बनेगा वो उसी टाइम डिवाइड कर जाएगा, जाइगोट आगे ग्रो ही नहीं होगा। तो मतलब इसका जो मेजर लाइफ साइकिल होता है वो हैप्लॉन्टिक होता है, कि मतलब गमीट्स ही ज़्यादातर चलते हैं। तो क्योंकि नॉट एग्जैक्टली गमीट्स, जैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जाइगोट बना, ये मियोसिस से डिवाइड कर लेगा एंड ये डिप्लॉयड है, तो ये 2n है एंड ये उसी टाइम हैप्लॉइड बन जाएगा। ये बनाएगा गमीटोफाइट विच विल ग्रो फर्दर टू रिलीज गमीट्स, फिर वो गमीट्स जो है वो आपस में फ्यूज होंगे एंड दोबारा जाइगोट बनेंगे। तो फॉर द मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम ये होते हैं हैप्लॉइड, इसलिए इनको हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक। और अगर हम इसकी के बारे में डिस्कशन करें तो हम एक बार हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी समझ लेते हैं। तो पहले हम समझेंगे डिप्लॉन्टिक। ये हमने हैप्लॉन्टिक समझ लिया। डिप्लॉन्टिक क्या होता है कि अगर ये दो गमीट्स है, इन्होंने फ्यूज करके एक जाइगोट बनाया एंड जाइगोट फर्दर ग्रो हुआ एंड इट फॉर्म्स अ स्पोरोफाइट विच इज़ अ बिगर स्ट्रक्चर। तो स्पोरोफाइट आगे जाएगा, फिर कभी जाके ये मियोसिस करेगा, गमीट्स बनाएगा एंड फिर वो जाइगोट बनेंगे। तो दिस वाज डिप्लॉयड फॉर मोस्ट ऑफ दिस लाइफ टाइम, तो उसको हमने कह दिया डिप्लॉन्टिक। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या होता है कि 50-50, आधा लाइफ साइकिल उसका हैप्लॉइड, आधा लाइफ साइकिल उसका डिप्लॉयड। ये वैसे बहुत ही साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, इसके आपको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बट समझने के लिए एक बार ज़रूरी था कि जाइगोटिक मियोसिस होती है इसके अंदर, एल्गे के अंदर। अब हम एवोल्यूशन में थोड़ा सा आगे आते हैं, तो हमें ब्रायोफाइट्स पे चलते हैं फिर हम। तो ब्रायोफाइट्स आर स्टिल नॉन मैस्कुलर, मतलब इनके अंदर अभी भी जाइलम फ्लोएम वगैरह कुछ नहीं है एंड दीज मोस्टली ग्रो इन मॉइस्ट शेडी रीजन। इनको एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा है। क्योंकि ये रहते तो ज़मीन पे है बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये है डैम शेडी हैबिटेट्स और रेनी सीजन डैम सोइल एक्सेट्रा। और इनका भी हैप्लॉन्टिक ज़्यादा होता है ये, और इसके रूट्स एब्सेंट होते हैं। ये अगेन थोड़ा बेसिकली थैलस टाइप ही होता है, बट इसमें रूट्स की जगह थोड़ी जगह राइजोइड्स होता है, तो ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विशेबल है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन, tubers, gemme, buds, etc. Or sex organs are multicellular and jacketed. The male sex organ is called antheridium or they produce antherozoids और female is archegonium. मेन आपको एग्जांपल्स याद करने ज़रूरी है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम। फिर हम आते हैं टेरिडोफाइट्स में। हम थोड़ा आगे जाए तो इधर एवोल्यूशन ज़्यादा स्टार्ट हुआ। यहाँ पे हम थोड़ा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की तरफ आ जाते हैं एंड ये वैस्कुलर होते हैं। These are the only cryptogams which are vascular, मतलब इनके पास जाइलम फ्लोएम जैसा कुछ मैकेनिज्म होता है, नॉट उतना वेल डेवलप्ड बट थोड़ा बहुत होता है। उसके बाद दे आर ट्रूली डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम्स एंड लीव्स, और वैस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट बट वेसल्स आर एब्सेंट फ्रॉम जाइलम एंड कंपानियन सेल्स एंड सीड ट्यूब्स आर एब्सेंट। उसके बाद ये स्पोरोफिल्स बना लेते हैं, बेसिकली मेल और फीमेल का ये अलग अलग बना लेते हैं, विच लीड्स टू हेट्रोस्पोरी, जो आगे एवोल्यूशन में बहुत काम आया था। अगेन मैं कहूँगी इसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, मेन है सिलाजिनेला एंड साल्विनिया। उसके बाद हम थोड़ा आते हैं फेनेरोगैम्स के ऊपर। इसमें हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स, तो जैसे आप वो देखते हो ओक ट्रीज, पाइन ट्रीज, वो सारे जिम्नोस्पर्म होते हैं। ये अभी फेनेरोगैम्स है तो ये सीड प्रोड्यूस करने वाले हैं एंड इनके पास अच्छा खासा वैस्कुलर सिस्टम है और ये कम्प्लीटली डिफरेंशिएटेड है इनटू रूट स्टेम्स एंड लीव्स। इसमें समझने वाला पॉइंट ये है कि क्योंकि ये कोल्डर क्लाइमेट्स में अडेप्टेड होते हैं, इसलिए इनके पास लाइक लीव पॉइंटी होंगी ताकि ट्रांसपिरेशन में वाटर लूज ना हो, ऐसा होगा। उसके बाद मेल एंड फीमेल गमीटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, क्योंकि डिप्लॉन्टिक होते हैं। इनका मेजर हाफ लाइफ साइकिल डिप्लॉयड होगा एंड गमीट्स विल बी इंफीरियर, तो इसलिए गमीटोफाइट्स डू नॉट हैव अ फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। टेरिडोफाइट्स के को डिपेंडेंट होते हैं, ब्रायोफाइट्स में भी स्पोरोफाइट्स डिपेंडेंट होते हैं, गमीटोफाइट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद इसमें पॉलिनेशन अकर होती है थ्रू एयर एंड जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स। और इसके एग्जांपल्स है पाइनस, साइकस, सेड्रस, जिंको बायलोबा एक्सेट्रा। उसके बाद हम आते हैं मोस्ट इवॉल्व प्लांट्स पे, जो हम आजकल हर जगह देखते हैं, विच आर एंजियोस्पर्म्स। इनमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि इधर डबल फर्टिलाइजेशन होती है, उसका भी इतना डिटेल इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड एंजियोस्पर्म्स
आर क्लासिफाइड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, और ये सबसे ज़्यादा हाईली इवॉल्व वाले फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंड इनमें सीड्स तो प्रोड्यूस होती हैं। तो ये बेसिक था ऑफ आर प्लांट किंगडम। बहुत ही जल्दी में मैंने इसका ओवरव्यू दिया है ताकि आपको एग्जांपल्स पता हो एंड मेनली पता हो कि एवोल्यूशन कैसे हो रहा है इसमें और कौन सा प्रिमिटिव है, कौन सा सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है। तो दिस वाज प्लांट किंगडम एंड इसके बाद एक एनिमल किंगडम के ऊपर वीडियो आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा एंड इससे आपके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन। सो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में कार्डियक साइकिल, ईसीजी और डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था। पहले उसके क्वेश्चंस करेंगे एंड देन हम एक नया टॉपिक करेंगे विच नॉट एग्जैक्टली नया, बस ब्लड के ऊपर बेस्ड हम जनरल फैक्ट्स एंड जो समझने वाला पार्ट है वो आगे देखेंगे। तो वील स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। At which point the right ventricle contracts and the blood is pumped out. तो ये हमने कल भी किया था बट स्टिल आई समराइज दिस एक बार। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट की बात की हुई है। द ब्लड है रीचेस थ्रू इंफीरियर वीना कावा एंड सुपीरियर वीना कावा। फिर ये राइट एट्रियम में जाएगा, देन राइट वेंट्रिकल, एंड क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो हमें इसको लंग्स को पहुंचाना है एंड लंग्स से रिलेटेड कोई भी जो वेन है या आर्टरी है उसको हम पल्मोनरी कहेंगे, तो इट विल गो थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी आयोटा। Which of the following arteries does not carry oxygenated blood? ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि the only artery which carries deoxygenated blood is the pulmonary artery. तो इसका आंसर हो जाएगा pulmonary। ये मैंने दोबारा एक बार डबल सर्कुलेशन का बताने के लिए किया था कि सपोज यहाँ पे आपका सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ इन द टिश्यूज, देन ये वीना के कावा जो है ये इसको सारा कलेक्ट करेगी। इट विल टेक इट टू द राइट एट्रियम, टू द राइट वेंट्रिकल, फिर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स, लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होगा, देन थ्रू द पल्मोनरी वेन इनटू द राइट एट्रियम, देन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर थ्रू आयोटा टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो पिछले वाले का आंसर डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पल्मोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Which one of the following has a closed type circulatory system? ये एक एनिमल किंगडम बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पता है कि फिश के पास एक 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, तो इसका आंसर फिश होना चाहिए। कॉकरोच, मोलस्का एंड स्कॉर्पियन, ऑल दीज हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, इन एनिमल्स के अंदर देयर इज अ हीमोसील, मतलब इनकी बॉडी के अंदर एक खाली कैविटी होती है एंड ऑल देयर ऑर्गन्स आर बेसिकली बेथेड इन ब्लड। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जिस सपोज ये इनकी बॉडी है तो इसके अंदर एक कैविटी है जिसके अंदर ब्लड फिल्ड रहता है, तो इनका कुछ ऐसा आर्टरीज वेन्स का सिस्टम नहीं होता, बस ब्लड ऐसा तैर रहा होता है और उसके अंदर बाकी सारे ऑर्गन्स जो है वो बेथ हो रहे होते हैं। तो इन तीनों के पास क्या है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो फिश विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। Which of the structures is nearest to the atrioventricular node? कल हमने किया था AV node के बारे में कि SA node is the pacemaker of the heart and AV node is the pace setter of the heart। मैंने उसका यहाँ पे डायग्राम दोबारा दिया हुआ है। तो this is the SA node and this is the AV node and this is very close to the atrioventricular septum। देखिए ये होता है on the upper right corner of the right side of the heart and this is on the lower left corner of the right side of the heart। तो क्वेश्चन के हिसाब से नियरेस्ट टू एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड हम डायग्राम से ही देखें तो इट इज नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ऑप्शन सी वुड बी अ करेक्ट आंसर। आगे, which one of the following parts of the body is called the heart's pacemaker? Again very simple question। इसका आंसर होना चाहिए SA नोड। तो ऑप्शंस देख के साइनस नोड इज द बेस्ट आंसर। Which of the following are not components of the circulatory system? Capillaries, villi, veins and arteries। तो veins and arteries तो obvious है, ये तो होता ही circulatory system का part है। Capillaries क्या होता है? These are like very tiny vessels which carry both oxygenated और deoxygenated blood। तो इस डायग्राम में आप देखो ये वाला जो यहाँ पे नेटवर्क बना हुआ है टाइनी टाइनी वेसल्स का, ये कैपिलरीज है।
तो ये भी ऑब्वियसली बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट। तो इसका आंसर होना चाहिए विलाई। विलाई होता क्या है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में these are small infoldings to increase the surface area for absorption of food. तो these are called villi and ये digestive system का part है, ना कि circulatory system. A double membrane sac known as the dash protects the human heart. अभी अगर आप थोड़ा इसको नोटिस करो, pleura is the covering of the lungs, pleural membranes. ये मुझे नहीं पता क्या होता है. Epicardium is a different kind of covering. Pericardium is the covering of the heart. मैं इसका आपको बताऊं तो cardium is anything related to the heart. तो cardium की outermost covering is pericardium. तो या इसका आंसर होना चाहिए पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं एंड उसके अंदर एपिकार्डियम होता है, तो एपिकार्डियम इसका आंसर नहीं होगा। एंड या which of the following is the largest artery of the human body? तो इसमें अगर आप ध्यान लगाओ तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा होता है, तो थ्रू द राइट लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर हम आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं। अब क्योंकि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होने, तो आयोटा हैज टू बी द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर होगा आयोटा। What components serve as doors to regulate heart's blood flow? ये हमने कल भी कहा था कि to regulate the heart flow and to prevent the back flow, हर जगह valves लगे होते हैं and valves act as doors. and इसके हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, वैसे 2 टाइप्स, एक एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम और एक सेमिलूनर वॉल्स। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स में हमने 2 टाइप्स किए थे, ट्राइकस्पिड जो प्रेजेंट होता है ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड बाइकस्पिड जो प्रेजेंट होता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वॉल्व, और बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। Which of the following statements are true about veins in the human circulatory system? All veins carry carbon dioxide rich blood. Veins carry blood from different organs to the heart. तो ये पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने कल ही किया कि पल्मोनरी वेन इज अ वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि all arteries carry blood away from the heart and all veins carry the blood to the heart. So the true statement is second statement only. The vitamin which is effective in blood clotting is, तो इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक आता है, मैंने यहाँ पे बेसिक सा वो दिया हुआ है ओवरव्यू कि ब्लड क्लॉटिंग काम कैसे करती है। तो देयर इज दिस फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा एलिमेंट यूज होता है, तो इसका आंसर है कैल्शियम। तो विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट होता है, देन प्रोथ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। तो फाइब्रोजिन थ्रू द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स इनटू फाइब्रिन, एंड फिर ये आगे जाके एक ऐसा फाइबर्स का ऐसा नेटवर्क बना देता है जो हमारे ब्लड को क्लॉट कर लेता है। इट्स बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स जो ब्लड को रोकता है और ज़्यादा ऊज आउट होने से। तो ये वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा, मतलब याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट इफ़ यू कैन रिमेंबर इट वेल एंड गुड। नहीं तो इसके ऊपर 2 मेजर क्वेश्चन ही बनते हैं कि कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है एंड कौन सा एलिमेंट ज़रूरी होता है। तो एलिमेंट इज कैल्शियम एंड विटामिन इज विटामिन के। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज डबल सर्कुलेशन पाथवे? Amphibians and mammals, birds and mammals, reptiles and mammals, fishes and birds. ये options आप देखो किसके पास कितने chambered heart होता है। Amphibians have 3 chambered hearts. Mammals, that is us, we have 4 chambered. Birds and mammals both have 4 chambered heart, तो इसका आंसर ये होना चाहिए। Reptiles and mammals नहीं, fishes and birds नहीं, तो इसका आंसर होगा birds and mammals. And birds and mammals are the like warm-blooded animals, like तो हमें constantly हमें वर्क करना पड़ता है ताकि हम अपना इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल बॉडी इन्वायरमेंट को साथ में रेगुलेट कर पाए। एंड फिशेस एंड एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, तो ये चेंज कर लेते हैं इनका, लाइक अगर पानी रहने वाला ठंडा हो गया तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर को भी लोअर डाउन कर लेंगे, बट हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें काम करना पड़ता है टू मेक इट वर्क। तो बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। The blood vessels that carry blood from the heart to various parts of the body is, अभी क्वेश्चन क्या है, from the heart मतलब away from the heart, तो उसका आंसर होना चाहिए arteries.
अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ब्लड। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ है करने वाली, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है एंड ब्लड ग्रुप्स का सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो ब्लड के कंपोनेंट्स वाला पार्ट तो याद करने वाले ही पार्ट है। तो ब्लड में यू कैन से कि एक तो प्लाज्मा होता है, दैट इज द फ्लूइड पार्ट जिसमें यू नो द रेड पार्ट वी सी, एंड एक है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड छोटे छोटे जो प्लाज्मा के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। तो प्लाज्मा में ये सब होता है, अमीनो एसिड्स, वेस्ट, सम इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ये इंपॉर्टेंट है, एल्ब्यूमिन्स, फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन्स। Albumins are necessary for like balance, maintaining electrolyte balance and everything. Fibrinogen हमने अभी किया, ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। एंड ग्लोबुलिन्स भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोबुलिन्स आर बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स में हमें काम आता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का कंसेप्ट हम डिजीजेस में पढ़ेंगे, बेसिकली फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो एल्ब्यूमिन्स फॉर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फाइब्रिनोजन फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड ग्लोबुलिन्स फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास आएंगे ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड एरिथ्रोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर द वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, एंड एरिथ्रोसाइट्स आर द आरबीसीज। तो आरबीसीज में तो बेसिकली हीमोग्लोबिन का काम होता है विच कैरीज ऑक्सीजन, एंड ऑल्सो हीमोग्लोबिन के ना ऐसे 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर बाइंडेड टुगेदर, लाइक ये HbA ऊपर वाले दो एंड नीचे वाले HbB, एंड इनके साथ आयन बाउंडेड होता है एंड ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ग्रैनुलोसाइट्स एंड granulocytes based on the granules present इनके अंदर। तो granulocytes are of 3 types, neutrophils, basophils, eosinophils, and A granulocytes are lymphocytes and monocytes। ये याद करने का तरीका, I remembered it by the mnemonic BEN, BEN, like द कार्टून बेन 10, उसकी तरह मैंने याद किया था। तो बेसोफिल्स, ईसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर ग्रेनुलोसाइट्स, बाकी जो दो बच गए वो ए ग्रेनुलोसाइट्स। इसके आपको न्यूक्लिया याद करने हैं, लाइक किसका किस टाइप का न्यूक्लिया होता है। जैसे इसका बाइलोब न्यूक्लियस है एंड इसका हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस है, तो ये याद करने वाला पार्ट है। बाकी ऑल्सो इनके फंक्शंस, जैसे ये फैगोसाइटोसिस में ये इम्यून सिस्टम में काम आता है, बेसोफिल्स इन्फ्लेमेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस में काम आता है एंड इट रिलीजेस हिस्टामिन एंड हेपारिन, एंड लिम्फोसाइट्स अगेन फॉर इम्यून सिस्टम, ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है 3 टाइप्स के, एंड ये मोनोसाइट्स का भी फैगोसाइटोसिस में काम होता है। तो ये याद करने वाला पार्ट है, बट आपको पता होना चाहिए कि मतलब मेजर इसका ब्रेकडाउन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है। वैसे तो मतलब ये तो बहुत दो बेसिक क्वेश्चंस है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है। तो यूनिवर्सल डोनर इज O ब्लड ग्रुप एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर इज AB ब्लड ग्रुप। तो इसमें ये NCERT का टेबल है। तो इसमें क्या होता है, एंटीजेंस क्या होते हैं एंड एंटीबॉडीज क्या होती है। एंटीबॉडीज तो ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है फॉर इम्यून सिस्टम जो यूज होता है। तो एंटीजेंस होता क्या है, ये छोटे छोटे सरफेस प्रोटीन्स होते हैं। सपोज ये किसी का RBC है तो उसके ऊपर ना ऐसे छोटे छोटे सरफेस प्रोटीन्स लगे होंगे विच आर नोन एज एंटीजन। तो जिसका ब्लड ग्रुप A है उसके पास A एंटीजन, इसके पास B, AB के पास A और B दोनों, एंड O के पास नो एंटीजन इज प्रेजेंट, एंड ये एंटीजन्स एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करेंगे। तो एंटीजन A will produce an antibody against B, B will produce antibody against A, AB के पास दोनों एंटीजन्स है, तो ऐसा मतलब हो नहीं सकता कि ये दोनों एंटीबॉडीज बनाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये और किसी से ब्लड डोनेशन ले ना पाता। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती एंड O के पास दोनों टाइप की एंटीबॉडी होती है। तो यू कैन सी कि A किस किस से ब्लड ले सकता है, A एंड O से, B ले सकता है B एंड O से, A भी यूनिवर्सल है तो ये सबसे ले सकता है एंड O सिर्फ O से ले सकता है। तो और उसके बाद जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हम कहते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है या O पॉजिटिव है। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं RH फैक्टर। जो RH जो टर्म है वो रीसस मंकी से डिराइव्ड है। तो अगर आपके पास वो फैक्टर है तो आप पॉजिटिव हो, और अगर नहीं है तो नेगेटिव हो। उसके बेसिस पे भी आपका ब्लड डोनेशन का अलग चार्ट बन सकता है। तो अगर आपके पास वो एंटीजन है, अगर आपके पास मतलब वो फैक्टर है
RH वाला, अगर आप RH पॉजिटिव हो तो आपके पास वो वाला फैक्टर है एंड आप उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रहे हो, तो प्लस वाले सिर्फ प्लस को अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं। प्लस वाले अगर नेगेटिव को देंगे तो उधर एग्लूटिनेशन हो जाएगी, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगी एंड ये ब्लड का जो ट्रांसफर है वो काम नहीं करेगा। तो नेगेटिव वाले सिर्फ नेगेटिव वालों से ले सकते हैं, बट पॉजिटिव वाले नेगेटिव वालों से भी ले सकते हैं एंड पॉजिटिव वालों से भी ले सकते हैं। सिमिलरली लाइक अगर कोई बी ब्लड ग्रुप वाला अपने ए ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड डोनेट करे तो क्या होगा, तो ए वाले के पास जो ऑलरेडी एंटीजेंस है वो एंटीबॉडी बी बना रहे हैं, तो बी का जब ब्लड उसके अंदर जाएगा तो उसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडीज है तो वो काम नहीं करेगा, वहाँ पे भी एग्लूटिनेशन हो जाएगी, मतलब क्लॉटिंग टाइप शुरू हो जाएगी एंड वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं रहेगा। तो हमेशा ब्लड ग्रुप्स की डोनेशन बहुत ध्यान से देखनी होती है। तो इसमें समझने वाला यही था कि नेगेटिव वाले पॉजिटिव वालों से नहीं ले सकते, बाकी पॉजिटिव वाले सबसे ले सकते हैं। तो देखा जाए तो O negative is a universal donor and AB positive is a universal recipient। तो ये भी एक important चीज है याद करने वाली। अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। The function of hemoglobin is obviously hemoglobin ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ऑफ ब्लड ग्रुप मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज AB। Which of the following statements is correct regarding hemoglobin? It carries oxygen in the blood, ये correct statement है। Iron containing compound, ये भी correct statement है। तो इसका आंसर होना चाहिए both 1 and 2। Which blood group has no antibody? अभी हमने किया था कि O ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीजन नहीं होता बट दोनों एंटीबॉडीज होती है। AB के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती बट दोनों एंटीजन्स होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा AB। तो दिस वाज इट, सारे कार्डियक साइकिल ईसीजी डबल सर्कुलेशन एंड ब्लड के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। आई होप ये थ्योरी सेशन और ये क्वेश्चन सेशन आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, सो आज के वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक ख़त्म करेंगे। वैसे तो प्रैक्टिस तभी ख़त्म होगी व्हेन यू आर डन विद द क्वेश्चंस, बट सिंस सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्सप्लेनिंग बहुत है तो दिस विल फर्स्ट बी अ थ्योरेटिकल वीडियो एंड उसके बाद एक क्वेश्चंस का छोटा सा वीडियो ही रहेगा फिर, तो वो आ जाएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आज के इस थ्योरी सेशन में हम कवर करेंगे कार्डियक साइकिल, ईसीजी का जो वेव समझने वाला पार्ट है एंड डबल सर्कुलेशन। तो पहले दिस इज द डायग्राम ऑफ अ हार्ट। तो ये समझने के लिए हमारे जो लेफ्ट साइड पे है वो एक्चुअल हमारे हार्ट की राइट साइड है। तो हम जब डायग्राम्स बनाते हैं तो हम उसको लेटरली इन्वर्ट करके बनाते हैं। तो दिस साइड इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये वाली साइड, एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। तो इसमें हम लेबलिंग कर लेंगे। तो ये होगा सुपीरियर वेना कावा, ये बॉडी के अपर वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। फिर इंफीरियर वेना कावा बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को ला के देता है। तो ये तो इसका इनपुट हो गया। देन ये ब्लड यहाँ आ जाएगा, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, एंड उसके बाद ये ऊपर जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे आ जाए, दैट इज ये वाला पार्ट, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ये लंग्स के पास से हमारे पास हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला के देगा। ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, वहाँ से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड वहाँ से ही ऊपर जाएगा थ्रू आओटा। तो मतलब मेजर हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं। दीज आर द 2 एट्रिया एंड दीज आर द 2 वेंट्रिकल्स। एट्रिया को आप ऑरिकल्स भी बोल सकते हो। तो ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, जो हमने पीछे देखा उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन। तो फर्स्ट वील सी द 2 एट्रिया, दैट दिस इज द लेफ्ट right atria, this is the left atria, then the right ventricle and the left ventricle। तो इसकी वर्किंग क्या है, ये जो अभी वही सेम पीछे किया, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, जो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लाएगा डीऑक्सीजनेटेड, ये बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा। ये हो गया राइट ऑरिकल। फिर यहाँ पे जाएगा ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में एंड ये जाएगा लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ये आया पल्मोनरी वेन के थ्रू इन द लेफ्ट एट्रियम, नीचे जाएगा इन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस वुड बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आयोटा टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो
अभी इसके बीच में भी देर आर 2 वॉल्स, जिसके बारे में मतलब आगे है वैसे, बट स्टिल मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे 2 वॉल्स होते हैं, ठीक है। दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड कस्प एक होता है बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ अ डोर। तो जिस वाल्व के 3 वॉल्स हो गई या डोर हो गई, वो हो गया ट्राइकस्पिड, एंड यहाँ पे होता है बाइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड बाइकस्पिड इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। उसके और बाइकस्पिड वाल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, विच इज MITRAL, मिट्रल वॉल्व। यहाँ पे दोनों के पास यहाँ पे एक सेमी लूनर वॉल्व होता है। इन दोनों को हम बेसिकली कह सकते हैं एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व है, तो एट्रियो वेंट्रिकल। बट लेफ्ट साइड पे आएगा बाइकस्पिड एंड राइट साइड पे आएगा ट्राइकस्पिड। उसके बाद ये सेमी लूनर वॉल्व्स विच इज बिटवीन द वेंट्रिकल एंड द आगे का ब्लड का नेटवर्क जो आगे ले जाएगा इसको, ठीक है। तो एक बार दोबारा से सम अप करने के लिए, ये है द राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा brings the deoxygenated blood from various parts of the body to the heart. ये आएगा थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व इनटू द वेंट्रिकल्स, फिर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स, एंड फिर ये है पल्मोनरी वेन जो लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास लाया है, सॉरी लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास लाया है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड देन थ्रू द आयोटा टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हम कार्डियक साइकिल को समझने के लिए इस सिंप्लीफाइड डायग्राम से काम करेंगे। दिस एज यू कैन सी इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो ये हमारे पास हो गया, ये हो गया राइट आर्ट्रिकल, राइट एट्रिया, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ से आएगी वेना कावा एंड यहाँ से आएगी इंफीरियर वेना कावा। एंड वैसे यहाँ पे कोरोनरी साइनस भी होता है, बट वो हमें अभी इतना करने की जरूरत नहीं है। तो द ब्लड पहले तो जैसे अभी ये हार्ट का रेस्टिंग स्टेट है, ठीक है, तो इधर ब्लड आया एंड सिंपल सी ग्रेविटी वाली बात ही होगी ना बेसिकली, मतलब कोई फोर्स नहीं है जिसको अपोज करना है। तो जो ब्लड है वो 70% वेंट्रिकल्स को साथ के साथ ही फिल कर देगा। अभी हमारा एट्रिया और हमारा वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स स्टेट में है, और रिलैक्स स्टेट को हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो ये हो गया जॉइंट डायस्टोल विच लास्ट फॉर 0.4 सेकेंड्स। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। वीना कावा जो है ब्लड लाएगा राइट एट्रियम में, एंड सिंस देयर इज नो फोर्स टू अपोज, यहाँ पे 70% ऑफ द ब्लड ऑटोमेटिकली राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा। और अभी जैसे हमने अभी वॉल्व्स की बात की थी, एंड सिंस दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट, तो यहाँ पे होगा द ट्राइकस्पिड वॉल्व, या जिसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व, और यहाँ पे होगा सेमी लूनर वॉल्व। तो जॉइंट डायस्टोल जो हमने अभी पढ़ा, तो देखो दोनों जो एट्रिया है और वेंट्रिकल है दोनों भी रिलैक्स्ड है, कुछ भी फोर्स नहीं है। तो अभी ये वाला वॉल्व भी ओपन है और ये वाला वॉल्व भी ओपन है। तो जॉइंट डायस्टोल के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया। एक तो लास्ट फॉर 0.4 सेकेंड्स, दूसरा बोथ द एट्रियोवेंट्रिकल एंड द सेमिलूनर वॉल्व्स आर ओपन। अभी उसके बाद क्या होगा कि द एट्रिया विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो हम सिस्टोल की बात करेंगे। तो इट इज नोन एज द एट्रियल सिस्टोल एंड इट लास्ट्स फॉर 0.1 सेकेंड्स। तो एट्रियल सिस्टोल में ये एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो बाकी का बचा हुआ ब्लड था एट्रिया में पैसिवली, वो एक्टिवली अब राइट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। तो पहले उसमें 70% ऑफ द ब्लड तो ऑलरेडी था जो हमने यहाँ से डाला था, अब बाकी का 30% भी आ गया क्योंकि एट्रिया को हमने पिचका दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इस वाले केस में क्या होगा, अब वी डोंट वांट द ब्लड जो यहाँ पे कलेक्ट हो गया टू गो ऊपर, तो ये वाले जो वॉल्व है दैट इज द सेमीलूनर वॉल्व, वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल में दोनों वॉल्व ओपन थे, बट एट्रियल सिस्टोल में जो 0.1 सेकेंड का होता है, इसमें एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व तो खुला रहेगा बट सेमीलूनर वॉल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एंड सेमीलूनर वॉल्व क्लोज होने की वजह से ये हम आगे वैसे देखेंगे, एक हार्ट की साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। अभी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। अभी क्या है कि अब हम वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अभी हमें ब्लड को आगे भी तो पहुंचाना है।
तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसको अब कॉन्ट्रैक्शन की बात है तो दोबारा सिस्टोल यूज होगा, एंड क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे तो ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में द ब्लड वुड गो फ्रॉम यहाँ टू यहाँ। तो ये पल्मोनरी आर्टरी वाला था, यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्व लगे थे, तो जो यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्व लगा था वो खुल जाएगा, बट द एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व अब जो है वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वी डोंट वांट एनी बैकफ्लो ऑफ ब्लड हैपनिंग। मतलब अगर ये खुला रह गया तो वो ये भी हो सकता है कि द ब्लड गोज इस साइड इंस्टेड, तो वो अवॉइड करने के लिए द एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व विल क्लोज। एंड क्योंकि एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होगा, द क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व वुड मेक अ लब साउंड, दैट इज LUBV, लब साउंड बनेगा ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। एंड ये क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, इट लास्ट्स फॉर 0.3 सेकेंड्स। तो दोबारा से सारा समअप करने के लिए पहला होगा हमारा जॉइंट डायस्टोल, जिसमें कुछ भी नहीं होगा, लाइक द ब्लड पैसिवली फ्लोज राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, इट लास्ट फॉर 0.4 सेकेंड्स एंड दोनों वॉल्व्स खुले हैं। एट्रियल सिस्टोल में ये वाला सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो जाएगा, ये खुलेगा एंड इट लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड्स। ये वाला लास्ट फॉर 0.3 सेकेंड्स एंड ये वाला बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा, दिस will प्रोड्यूस लब साउंड। एंड जब नेक्स्ट टाइम सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होगा, दैट वुड प्रोड्यूस द डब साउंड। इसके क्लोजर की वजह से डब साउंड आती है। तो अभी हम ये सीखेंगे, लाइक द पूरा कार्डियक साइकिल का एक समझने का एक सिंपल वो है। तो I'll just change the color of the pen एक बार। तो ये अगर मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये मानूँ .8, ठीक है, तो दिस इज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, यहाँ पे आएगा 0.4। तो यहाँ तक तो हमारा जॉइंट डायस्टोल चल रहा है। अभी जो भी मैं शेड करूँगी उसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट। ये रेड वाला पार्ट इज द एट्रियम, ब्लू वाला पार्ट इज द वेंट्रिकल। तो 0.1 सेकेंड्स क्या होता है एट्रियल सिस्टोल, तो ये हो गया हमारा एट्रियल सिस्टोल फॉर 0.1 सेकेंड। 0.4 से 0.5 सेकेंड्स के बीच में एट्रियल सिस्टोल। उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है फॉर 0.3 सेकेंड्स, तो 0.6, 0.7, 0.8 ये पूरा हो जाएगा वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारा टोटल कार्डियक साइकिल होता है 8 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड्स का। अब जैसे हमने उसकी स्टडी की है राइट एट्रियम की, सिमिलरली लेफ्ट साइड का भी होता है, सिमिलर ही होता है, बस ट्राइकस्पिड की जगह वहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होता है। तो अगेन ये 0.4 सेकेंड्स का जॉइंट डायस्टोल, फिर एट्रियल सिस्टोल फॉर 0.1 सेकेंड एंड देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल फॉर 0.3 सेकेंड्स। अभी ये सारा जो मैकेनिज्म है वो अपने आप से तो नहीं होगा, तो उसके लिए वी हैव 3-4 रेगुलेटरी पॉइंट्स। पहला होता है साइनो ऑरिकुलर नोड, दिस इज ऑल्सो नोन एज दी SA नोड, एंड ये राइट साइड ऑफ द हार्ट पे प्रेजेंट होता है, अपर राइट कॉर्नर पे, ये है SA नोड। उसके बाद राइट साइड पे ही थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है AV नोड, ठीक है। तो SA नोड इज द पेस सेटर ऑफ द हार्ट, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, एंड दिस इज द पेस सेटर ऑफ द हार्ट, मतलब जनरेट ये करेगा, उसको मेंटेन ये करेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास बंडल ऑफ हिस, तो ये इसी के न्यूरल सिग्नल्स को आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। एंड फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं पुरकिंजर फाइबर्स विच आर द फास्टेस्ट कंडक्टिंग न्यूरल सिग्नल्स, ठीक है। तो ऐसे नो जनरेट इसने किया, मेंटेन इसने किया, और सबसे ज़्यादा फास्ट पुरकिंजर फाइबर्स ने इसको ट्रांसपोर्ट किया। अभी नेक्स्ट आता है ECG वेव को स्टडी करना। तो इसमें बस याद करने वाला पोर्शन है कि स्टार्टिंग में होता है दिस इज द P वेव, दिस इज द QRS वेव एंड दिस इज द T वेव। तो द P वेव स्टैंड्स फॉर द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। तो एट्रियल सिस्टोल के लिए P वेव, QRS is for the depolarization of ventricles, that is ventricular systole, and यहाँ पे T wave से ventricular repolarization शुरू हो जाती है, मतलब ventricular diastole शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चंस इसी के ही ऊपर बनते हैं कि P wave, QRS और T wave का क्या होता है। एंड वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ECG में कौन सी जो कॉन्ट्रैक्शन है, कौन सी रिपोलराइजेशन नहीं होती, तो आंसर इज एट्रियल रिपोलराइजेशन, मतलब एट्रियल सिस्टोल हम ECG वेव में ऑब्जर्व नहीं कर सकते।
उसके बाद हमारा बस एक ही टॉपिक रह जाता है विच इज़ डबल सर्कुलेशन। ये भी बेसिक है। तो जैसे हमें पता है कि हमारा ये है सारा हमारा बॉडी का टिश्यूज जहाँ पे ब्लड यूज़ करता है, एंड यहाँ पे हमारा लंग्स। तो व्हाट हैपेंस इज कि जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे पास जैसे ब्लड आया, ठीक है, लाइक वी आर यूजिंग इट। अब वो ब्लड पूरा डीऑक्सीजनेट हो गया इन आर टिश्यूज। तो द वीना कावा विल कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम आर टिश्यूज एंड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ये इसको ले जाएगा। सॉरी, ये वीना कावा है, ठीक है। तो वीना कावा इट विल टेक इट टू द हार्ट। वीना कावा हार्ट में जाएगा, फिर उधर हमने अभी भी पढ़ा ये पल्मोनरी आर्टरी उसको बाहर ले जाएगी। एंड पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग से रिलेटेड। तो पल्मोनरी आर्टरी will take the heart from the take the blood from the right side of the heart and it will take it to the lungs। ये है deoxygenated blood। अभी lungs में ये सारा फंक्शन होगा, गैस एक्सचेंज होगी एंड ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। अभी लंग्स में से ही ऑक्सीजनेटेड हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन विल गो इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमें पता ही है आयोटा के थ्रू ये हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है। तो ये आयोटा ही है जो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। अभी वन कॉमन नोशन क्या है, हमें बचपन में क्या पढ़ाते थे कि आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो हमने देखा यहाँ पे गलत प्रूव हो गया। तो आर्टरीज का हम बेसिक पर्पस कह सकते हैं, आर्टरीज कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। यहाँ पे भी देखो, द पल्मोनरी आर्टरी इज कैरिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट and सारी arteries always carry blood away from the heart and pulmonary artery carries deoxygen, it is the only artery which carries deoxygenated blood and pulmonary vein is the only vein which carries oxygenated blood। तो ये सिंपल सा था। जैसे फिशेस वगैरह में डबल सर्कुलेशन नहीं होती, तो हमारे में डबल कैसे हो गई, एक ये पल्मोनरी सर्किट एंड ये सिस्टमिक सर्किट। पल्मोनरी जैसे मैंने कहा इज ऑलवेज रिलेटेड टू लंग्स, सिस्टमिक इज जो हमारी पूरी बॉडी की है। तो एक बार हम दोबारा पाथवे देख लेंगे इसका क्या फॉलो होता है। द हार्ट जो हमने अभी ब्लड जो हमने यूज़ किया वो थ्रू वीना कावा जाएगा इनटू द हार्ट। हार्ट में वो जाएगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी इट विल गो इनटू द लंग्स। ये था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ब्लड ऑक्सीजनेट होगा and it will go from the pulmonary vein into the left atrium of the heart, so left ventricle and then into the aorta। आयोटा के थ्रू ये बाकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाएगा। तो दिस वाज इट, दिस वाज द सर्कुलेशन का सारा थ्योरी वाला पार्ट। इसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो या उसकी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर नॉट वेरी हार्ड, मेजरली बेस्ड ऑन एसे नोट एंड कार्डियक साइकिल, और वॉल्व्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक बार ये रिवीजन के लिए आई होप आप सबको हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।